हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी एंड आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रोनाउंस की। तो पिछली क्लास में भी हमने प्रोनाउंस को देखा था जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था एंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके बचे हुए प्रोनाउंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ पर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, देखिए अगर आप जो है व्यक्ति और वस्तु ना कह के सिंपली ये कहें कि जब कभी हमें किसी नाउन की स्थिति बतानी होती है कि आपका नाउन कितने पास में स्थित है या फिर कितनी दूरी पर स्थित है, तब हम लोग वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको ये चीज याद रखनी है कि स्थिति आप बताएंगे किसी भी वस्तु की। जैसे ये मेरा मार्कर है तो ये क्या है, पास में स्थित है। अब यही मार्कर अगर मैं अपने टेबल पर रख दूं और फिर मैं बात करूं कि मेरा मार्कर टेबल पर है तो मैं स्थिति बता रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे मैंने बात की ये बोर्ड मेरा है तो मैं बोर्ड की चर्चा कर रही हूँ तो मेरा बोर्ड क्या है, पास में स्थित है। अभी मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। मान के चलिए कि यही बोर्ड चेंज हो गया, मेरे सामने जो दीवार है उस पर लगा है, फिर मैं बोर्ड की चर्चा कर रही हूँ तो बोर्ड की स्थिति चेंज हो गई है। अब इसी बोर्ड की स्थिति बताने के लिए, इसी मार्कर की स्थिति बताने के लिए हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन से आपके ऐसे शब्द हैं जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, सच हुआ, समबडी हुआ, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, नन, वन। ये आपके क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बट आपको जो फोकस करना है दिस पर, दैट पर, दीज पर, दोज पर करना है। अभी मेनली इनको आपको देखना है, लेकिन थोड़ा सा बाद में आप देखेंगे, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब इनको देखेंगे। अभी हमें फिलहाल इनको ही समझना है, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आइए पहले इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये मेरा मार्कर है। अभी देखिए ये मार्कर कितने पास में है मेरे से, तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज अ मार्कर। अब इसी मार्कर की स्थिति मैंने चेंज कर दी। मैं अब अपने टेबल पर रखे हुए मार्कर की बात कर रही हूँ। मैं इस मार्कर की बात नहीं कर रही, मैं छुपा लेती हूँ उसको। ठीक है, अभी मैं उस मार्कर की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, दैट इज अ मार्कर। अब मैं दिस का यूज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो दिस है, इस दिस के आगे आप लिखना कि जब कभी भी आप दिस का यूज करेंगे तो सिंगुलर के लिए करेंगे। किसके लिए, सिंगुलर के लिए करेंगे। ये क्या था, सिंगुलर था। एक मार्कर की बात कर रही हूँ ना मैं, सिंगुलर हुआ ना, तो दिस का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। एट द सेम टाइम आपको एक चीज याद रखनी होगी कि दिस का यूज हम लोग जो पास की वस्तुओं के लिए, पास के जो नाउन होते हैं उनके लिए करते हैं। किसके लिए, पास के नाउन के लिए करते हैं। ये चीज याद रखना है आपको। फिर आपकी बात आती है दैट की। तो दैट का प्रयोग जो है हम लोग सिंगुलर के लिए ही करते हैं, लेकिन वस्तु आपकी दूर हो जाएगी। सिंगुलर के लिए ही करेंगे लेकिन वस्तु क्या होगी, दूर होगी। इस चीज को याद रखिएगा, वस्तु की स्थिति क्या होगी, दूर होगी। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि मेरे टेबल पर रखे हुए मार्कर की मैंने बात की, तो मैंने कहा दैट इज अ मार्कर, क्योंकि दैट का यूज इसलिए किया है कि अब वो मार्कर मेरा दूर है, वो मेरा जो नाउन है, जो मेरी वस्तु है वो मेरे से दूर है। तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, है ना। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम एक मार्कर था तब तो आपने कह दिया कि दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर। अब हमारा एक से ज्यादा अगर मार्कर है तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए भी समझते हैं। जब मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर होंगे तो मैं दीज का प्रयोग करूंगी। दीज का प्रयोग अगर हमारे पास एक से अधिक वस्तुएं हैं और पास में स्थित हैं, तब हम लोग वहां पर दीज का प्रयोग करूंगी। मान के चलिए कि मेरे पास जो है एक से ज्यादा मार्कर है तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर मार्कर्स। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर मार्कर्स कहूंगी। आप समझ गए इस चीज को कि जब आप दीज का प्रयोग करेंगे तो पास के लिए करेंगे। लिख लीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ कि दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए, पास के नाउन के लिए करेंगे। बशर्ते आप दीज का प्रयोग तब करेंगे जब आपके जो है प्लूरल हो। तो प्लूरल के केस में हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग अगर पास में है तो हम, वस्तु पास में है तो हम लोग दिस का यूज करते हैं और सिंगुलर होने पर करते हैं। ठीक है, अगर यही मार्कर मेरे दूर स्थित थे, जैसे मैंने अभी बताया कि टेबल पर मेरे बहुत सारे मार्कर पड़े हुए हैं, तो मैं क्या कहूंगी, अब ये मार्कर की स्थिति चेंज हो गई। मार्कर क्या है, मेरे से दूर स्थित है और एक से अधिक मार्कर हैं, तो आप दोज लगाएंगे वहां पर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर मार्कर्स, है ना। मैं क्या कहूंगी, दोज आर मार्कर्स। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर पास में स्थित है सो हम लोग वहां पर दिस लगाएंगे। सिंगुलर के केस में दूर स्थित है और वहां पर अगर हमारा जो सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन के होने पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी वस्तुएं एक से ज्यादा है, हमारे नाउन एक से ज्यादा है और अगर पास में है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा जो नाउन है वो एक से ज्यादा है और वहां पर अगर हमारा जो स्थिति है उनकी, जो आपके नाउन है उनकी दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वहां पर हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। समझ गए। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी।
अब हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, सो आपको इस चीज को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, पहले तो एक चीज देखिए यहाँ पर कि ईच अदर का प्रयोग जो है आपका सिर्फ दो के लिए किया जाता है। एक चीज तो याद रखना ही है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या आते हैं आपके, वन एंड अदर आते हैं और ईच अदर आता है। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए करते हैं, जबकि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि ईच का प्रयोग, देखिए मैं ईच अदर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ईच की बात कर रही हूँ कि जब आपने ईच की बात की थी तो आपने कहा था ईच का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। अगर आपकी दो वस्तुएं हैं या फिर दो से अधिक आपके जो पर्सन है तो वहां पर हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। फिर आपने पढ़ा था ईदर एंड नीदर का केस, जहां पर आपने जाना था कि ईदर एंड नीदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए करते हैं, चाहे आपके दो व्यक्ति हो चाहे आपकी दो वस्तु हैं, तो वहां पर हम ईदर एंड नीदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया था उस टाइम आपको, तो याद भी होगा, इसीलिए कहती हूँ कि आप जो पढ़े पिछला रिविजन करके ही आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ईच अदर पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां ईच था यहाँ पर अदर लगा हुआ है, तो ईच अदर का प्रयोग हम सिर्फ दो के लिए करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपके मन में आएगा कि अब मान के चलिए दो है तब तो हमने ईच अदर लगा दिया। अगर हमारा दो से अधिक जो आपके व्यक्ति हैं या फिर वस्तुएं हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वन एंड अनदर का प्रयोग करेंगे, इसका वन एंड अनदर का। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, अगर आपका दो है तो आप ईच अदर पर जाएंगे, यदि आपका टू या फिर आपका टू प्लस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर टू या नहीं कहेंगे, आप सिर्फ टू प्लस कहेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, कि अगर दो से अधिक हैं तो वहां पर हम लोग वन एंड अनदर का प्रयोग करेंगे, अगर दो है तो सिर्फ और सिर्फ ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर देखिए अब आपको बताना है कि कहाँ पर आपका गलती है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊंगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इनको। सो आइए समझते हैं। यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वो है कि द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो यहाँ डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है आपको पता है, जानी दुश्मनी, जानू दुश्मनी नहीं, जानी दुश्मन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ 5 ब्रदर्स के बारे में बात की जा रही है कि वो आपके जो है डैगर्स ड्रॉन मतलब उनकी जानी दुश्मनी, आपस में जानू दुश्मनी मत बोल देना। ठीक है, तो डैगर्स ड्रॉन, सो दे फील इट ब्लो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। अब आप लोगों को ये एक चीज यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है। तो पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर द 5 ब्रदर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका है ये जो 5 ब्रदर्स है, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर दा को देखिए भाई, दा क्या है, आपका आर्टिकल है। ये पिछली नहीं कहूंगी, पहली कक्षा में सिखाया था कि आपका दा जो है एक आर्टिकल होता है, उसके बाद आपका 5 आया है। 5 क्या है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव हुआ है। ठीक, 5 को आप लोग कभी भी 5 नहीं करेंगे, द 5 ब्रदर्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसको भी मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ कि जब कभी भी आपका जो है यहाँ पर हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन होता है तो वहां पर हम लोग कभी भी जो है एस का प्रयोग नहीं करते, यानी कि प्लूरल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो है ये जो आपका है एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, अगर आपको कभी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं, मैं बस आपको समझा रही हूँ। कोई भी अगर आप सेंटेंस पढ़े तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो दिया है वही सीखें, कुछ और भी चीजें जो उसमें निहित होती हैं उसको भी सीखना होता है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है, फिर मतलब आपका ये सब्जेक्ट बन रहा है। फिर आप गए आगे तो आपने देखा कि आर एट डैगर्स ड्रॉन, सो दे फील इट ब्लो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 5 भाइयों की बात की जा रही है। कितने, 5 भाइयों की बात की जा रही है, और बात यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो ईच अदर का कर रहे हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग सही है या फिर बिल्कुल गलत है? तो आप कहेंगे कि मैम 5 की बात कर रहे हैं और ईच अदर लगा रहे हैं, वाह क्या बात है। आप कहेंगे मैम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जब 2 से अधिक का प्रयोग हो, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, तो वहां पर हमें प्रेफर करना होगा वन एंड अनदर को। तो यहाँ पर आप लोग ईच अदर की जगह क्या लगा देंगे, वन एंड अनदर लगा देंगे। तो आपका ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉक टू वन ठीक है, अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए आप लोग कि अगर 2 से अधिक व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो तो वहां पर हम लोग वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके सिर्फ 2 हैं तो वहां पर हम लोग सिंपली ईच अदर का प्रयोग कर देंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस सक्सीड ईच अदर, ये सक्सीड लिखा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दिया करिए। तो मैंने बोला कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस सक्सीड ईच अदर।
अब आप लोग यहाँ पर बताइए कि क्या यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग सही है या फिर नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैम सैडनेस की बात की जा रही है और ग्लैडनेस की बात की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ दो आपके जो है यहाँ पर एंटिटी हैं। आपको सिंपली यही देखना है कि कितनी एंटिटी है। आप कहेंगे एक है ये और एक है हमारी ये वाली। तो आपने कहा दो एंटिटी हैं और ईच अदर का प्रयोग है, तब तो बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है। तो यहाँ पर अब आपका सही है। अगर मैं यहाँ पर करती थी वन एंड अनदर, तो आप कहते ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन एंड अदर का प्रयोग टू प्लस के लिए होता है, ना कि टू के लिए। ये चीज आप समझ गए होंगे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे जो आपके प्रोनाउंस बचे हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी बात हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया कैसे जाता है। तो आप कहेंगे मैम सेल्फ या सेल्फ जोड़ के। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। लेकिन जब बात ये आती है कि कहाँ पर आपको सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है तो फिर थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो मैंने आपको एक जो टेबल बनवाई थी यहाँ पर, जो आपके पर्सन बनवाए थे कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, पॉजिटिव केस कौन सा है। तो एक टेबल जो बनवाई थी इस चैप्टर के शुरुआत में, उसको आप लोग अपनी कॉपी में ओपन करके रखिएगा। अब आपको जो पहला रूल याद रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो ये है कि जब कभी भी आपके फर्स्ट पर्सन की पॉजिटिव केस एंड सेकंड पर्सन के आपके पॉजिटिव केस की बात की जाती है, अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई एंड बी आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है एंड माई क्या होता है, पॉजिटिव केस। तो मैंने माई को लिख लिया। फिर बात आती है बी की, तो अस क्या होता है, अस होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस एंड आर क्या होता है आपका पॉजिटिव केस। ठीक है। फिर बात आती है सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आपका यू होता है। यू अपनी फैमिली में अकेला होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है एंड योर क्या होता है, पॉजिटिव केस। तो आपने योर पे लिख लिया। फिर आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन के आपके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, थर्ड पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, ही, सी, इट, दे बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको इनकी थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमेशा आपको सेल्फ या सेल्फ जोड़कर ही एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होता है। जैसे मैंने कहा माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे कि कहाँ सेल्फ लगाएंगे, कहाँ सेल्फ लगाएंगे, कहाँ इन दोनों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, इस चीज के लिए आपको प्रेशर नहीं लेना। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट। आप लोग एक चीज बताइए कि जब यहाँ पर मैंने माई सेल्फ को हटा दिया, मान के चलिए मैंने माई सेल्फ को हटा दिया, तो मैंने कहा कि आई कट व्हेन आई वाज मेकिंग डिनर लास्ट नाइट। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है सुनने में? तो यहाँ पर जो वाक्य का भाव था वो क्या था कि मैंने अपने आप को कट कर लिया। तो क्या आएगा, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को किया ना। जैसे मैं कहूँ कि ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आई कट माई सेल्फ होगा। इस चीज को आपको समझना है क्योंकि उसने अपने आप का हाथ कट किया है। ठीक है, उसने हर्ट किसको किया है, खुद को किया है, स्वयं को किया है। जब स्वयं के प्रति आता है भाव तो वहां पर आपको सेल्फ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ही हर्ट हिमसेल्फ, तो इस चीज को याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। अब यहाँ पर देखिए, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रूल आपका बनता है जो मैं आपको समझा दे रही। जैसे एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आपने ट्रांजिटिव का मैं मतलब बता दे रहे हिंदी में सकर्मक। ठीक है, आपको सकर्मक पता होगा, ट्रांजिटिव होता है आपका सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जहां पर कर्म उपस्थित हो, है ना, ऑब्जेक्ट उपस्थित हो। ये आपने हिंदी में पढ़ा था। अब सेम आपको मेथड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जितनी भी आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं उनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। इन केस अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हमें प्रेफर करना होगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपनी सोच के अकॉर्डिंग हम वहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाते हैं। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं आपकी, जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इन केस उनके बाद अगर जो ऑब्जेक्ट है वो उपस्थित नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उनके बाद आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी चीजों को? एक मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखना है कि जब कभी भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाती है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि कर्म की उपस्थिति अनिवार्य होती है, वहां पर ऑब्जेक्ट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी आप इस वाले एग्जाम्पल को मत देखिए, मैं इस वाले एग्जाम्पल को आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, ही इंट्रोड्यूस मी टू द टीचर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये इंट्रोड्यूस क्या है, ये आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है ना, मी देखिए लिखा हुआ है। अब एक चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगी, मान के चलिए कि ही इंट्रोड्यूस्ड आई यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आप लोग बताइए कि क्या ये सही था। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद आपका जो भी आएगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर मी कर दीजिए, तो अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका यहाँ पर मी लिखा हुआ था। अब जैसे कोई एक सेंटेंस है तो उसमें आप लोग जो है स्ट्रक्चर देखने की कोशिश क्या करिए, जो आपको पढ़ाया गया है उसको समझने की कोशिश क्या करिए, मतलब अप्लाई करने की कोशिश क्या करिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी। अब इंट्रोड्यूस क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया है उसको देखिए कि ही इंट्रोड्यूस्ड टू द टीचर। अब आप लोग बताइए कि इंट्रोड्यूस क्या है, आप कहेंगे कि मैम ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर आपकी ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रोड्यूस आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद जो है एक ऑब्जेक्ट लेती है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि मैम अगर हम इंट्रोड्यूस के बाद एक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही कहा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लगाना होगा। क्या करना होगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यहाँ पर लगा देंगे तो अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, है ना, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ठीक, अब आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक, अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझा रही थी अभी तक। अब बात आती है ये जो रूल आपका लिखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप लोग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव नहीं समझ पाते हैं सो डोंट वरी, आपको ये जो आपके वर्ड लिखे हुए हैं इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में इन्हीं से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि चीट, हर्ट, सेटिस्फाई, प्रोस्ट्रेट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपकी चीट के बाद, हर्ट के बाद, सेटिस्फाई के बाद, प्रोस्ट्रेट के बाद, एब्सेंट के बाद, प्रेजेंट के बाद, इंट्रोड्यूस के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। इन केस अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पर अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल पर जाएंगे तो आपने देखा कि ही प्रोस्ट्रेटेड, देखिए प्रोस्ट्रेट इसमें आया है तो यहाँ पर प्रोस्ट्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। आप कहेंगे कि मैम ही इंट्रोड्यूस्ड ही प्रोस्ट्रेटेड, तो इसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट आना चाहिए। प्रोस्ट्रेटेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मस्ट है ना, क्योंकि अभी आप पढ़ के आएंगे इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट चाहिए ही पड़ता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम अगर यहाँ पर हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ही प्रोस्ट्रेटेड क्या होगा, ही का क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। ठीक, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं, जो कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। और जो भी आपकी थोड़ी सी कमी रह गई होगी तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आप लोग पैनिक मत होइएगा, चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से इसको समझा देती हूँ कि जब कभी भी आपके जो है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के आपके पॉजिटिव केस आते हैं, थर्ड पर्सन का आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ और सेल्फ लगाकर अपना जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर आपको जो है एम्फेटिक प्रोनाउन वो बनाया जाता है। ठीक है, फिर आपने ये पढ़ा कि जब कभी भी आपका चीट आता है, आपका हर्ट आता है, सेटिस्फाई आता है, प्रोस्ट्रेट आता है, एब्सेंट आता है, प्रेजेंट आता है, इंट्रोड्यूस आता है, तो इनके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मस्ट होता है, मतलब इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए पड़ता है। यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एक रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को जोड़ देते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है।
फिर हमने एक जो रूल है जो इसी में निहित है वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आई हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्ट मस्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ देते हैं। यही रोल प्ले करता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनको लगा सकते हैं, जिस वजह से हमने इनको सीखा कि कहाँ पर आप लोग को जो है सेल्फ एंड सेल्फ लगाना है। ये चीज आपने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपका जो प्रैक्टिस होगा उसमें, जिसमें आपको ये सारी चीजें फिर से एक बार रिपीट की जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो बचे हुए रूल्स हैं उनका होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।